Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 23rd July 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Quad Foreign Ministers Meeting. Important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. देखिए, क्वाड ग्रुप के बारे में हमने पहले भी कई दफा न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस किया. इट्स अ ग्रुप क्रिएटेड बाय 4 कंट्रीज: इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. क्वाड का मेन लक्ष्य है कि रूल बेस्ड ऑर्डर मेंटेन किया जाए इन द इंडो पैसिफिक रीजन. तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली क्वाड अगेन एंड अगेन रेफर्स टू चाइनाज अग्रेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू साउथ चाइना सी. लेकिन डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिया जाता है, बट क्वाड के फॉर्मलाइजेशन या कंक्रेटाइजेशन के पीछे चाइना ही एक कारण है. साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का जो अग्रेशन है, जहाँ पे चाइना ने ये आर्बिट्ररी यूनिलेटरल 9 डैश ड्रॉ कर दिए और जिसकी मदद से ये इंडो पैसिफिक रीजन को कनेक्ट करने वाला ये जो एरिया है, ट्रांजिशन एरिया साउथ चाइना सी, उसके लगभग 90% एरिया पे अपना वो क्लेम असर्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सम हिस्टोरिकल आर्गुमेंट. अपनी 12th सेंचुरी का कुछ वो मैप दिखाता है कि 12th सेंचुरी में हमारी जो डायनेस्टी थी वो इस इन यहाँ पे आइलैंड्स तक रूल करती थी. तो ऑन द बेसिस ऑफ सम फ्लिम्सिकल फार्सिकल आर्ग्यूमेंट्स, चाइना हैज asserted its claim on about 90% region of South China Sea. और विथ हेल्प ऑफ दिस 9 डैश लाइन, जिसको रिसेंटली उसने एक्सटेंड करके 10 डैश लाइन कर दिया, एक और डैश उसने ऐड कर दिया है ऑन द मैप ऑफ साउथ चाइना सी. तो कहीं ना कहीं ये जो साउथ चाइना सी में चाइना का अग्रेशन है, वो एक बड़ा कारण है बिहाइंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वाड. ये 4 देश जो हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, these countries aim at ensuring rule-based order in the Indo-Pacific region, especially South China Sea. तो क्वाड की अब तो लीडर समिट भी होती है, क्योंकि 2020 में जब भारत और चाइना के बीच में थोड़े से फ्रिक्शन हुए आफ्टर गलवान वैली कन्फ्लिक्ट, तो उसके बाद से इंडिया ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्वाड. अदरवाइज ये एक इनफॉर्मल ग्रुप की तरह चल रहा था 2006-7 से ही. 2006 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने सजेस्ट किया था कि हम चारों देशों को साथ आना चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट रूल बेस्ड ऑर्डर इज मेंटेन्ड इन इंडो पैसिफिक रीजन. तो तब से एक इनफॉर्मल ग्रुप की तरह चल रहा था, बट इसका फॉर्मलाइजेशन 2020 के बाद से शुरू हुआ ओनली व्हेन इंडिया स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट. और इंडिया स्टार्टेड टू शो इंटरेस्ट आफ्टर गलवान वैली कन्फ्लिक्ट. तो कंक्रिटाइजेशन का मेरा मतलब है कि उसके बाद से धीरे धीरे इसका फॉर्मलाइजेशन शुरू हुआ और लीडर्स सबमिट भी होती है. उसी फॉर्मल स्ट्रक्चरिंग के कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि करेंटली क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है इन मनीला, फिलीपींस. फिलीपीन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट अलाई ऑफ द यूएस, स्पेशली इन दिस रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन. जापान और फिलीपींस दो महत्वपूर्ण अलाई अमेरिका के माने जाते हैं. वहां पे क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के दौरान भी द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स हैव talked about importance of free and open Indo-Pacific. So whenever any country or group of countries assert this statement free and open Indo-Pacific, तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली चाइना का जो अग्रेशन है साउथ चाइना सी में विथ हेल्प ऑफ 9 डैश लाइन विच हैज़ बीन नाउ एक्सटेंडेड टू 10 डैश लाइन, उसको क्रिटिसाइज करते हुए ये टर्म का जनरली इस्तेमाल किया जाता है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक. क्योंकि चाइना इज trying to capture Indo-Pacific region, especially the core region, the transitioning area of Indo-Pacific, और वहाँ पे वो अपना यूनिलैटरल क्लेम बना रहा है, उसको न फ्री रहने दे रहा है न ओपन रहने दे रहा है. तो क्वाड की इस फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में भी डिस्कस हुआ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन. इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड ओपन बनाए रखने के लिए भारत ने एक स्पेशल शुरुआत की है. भारत का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव. उसके बारे में भी हम देखेंगे. इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को लेकर के भी क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स ने अपना सपोर्ट जताया है कि यस, वी ऑल आर इन एग्रीमेंट विथ दिस इंडियाज इनिशिएटिव ऑफ इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव. चाइना के 10 डैश लाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये यू शेप्ड लाइन है and it is now China's official map. With help of these 10 dash, China claims about 90% of South China Sea.
and it also encroaches into EEZ, exclusive economic zone of several countries in साउथ ईस्ट एशिया रीजन, जैसे कि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया। तो ईजेड तो आपको पता है कि एज पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी दैट वाज अग्रीड एंड इम्प्लीमेंटेड इन 1982, उसके हिसाब से किसी भी देश के कोस्टल एरिया से लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है उस देश का ईजेड माना जाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाएगा। लेकिन चाइना ने ये 9 डैश लाइन ड्रॉ करके कई सारे देशों के इन साउथ ईस्ट एशिया उनके ईईजेड एरिया में इंक्रोचमेंट किया है, तो जिस कारण से इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने चाइना के खिलाफ केस भी किया था एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में फॉर चाइनाज अग्रेशन एंड वायलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। और वहां पे उस ट्रिब्यूनल ने भी चाइना के इस क्लेम को इलीगल बताया, इस 9 डैश लाइन को इलीगल बताया। ये मैं बात कर रहा हूँ 2016 की, बट चाइना रिजेक्टेड द रूलिंग ऑफ दैट इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल एज वेल। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं चाइना का अग्रेशन जो है साउथ चाइना सी में, दैट हैज बीन वन बिग रीजन व्हाई द 4 कंट्रीज हैव कम टुगेदर एंड क्रिएटेड दिस फॉर्मल ग्रुप क्वाड। वो बात अलग है कि डायरेक्ट रेफरेंस चाइना का नहीं दिया जाता है, बट इनडायरेक्टली जब भी हम बोलते हैं कि वी put our support for the idea of free and open Indo-Pacific, या फिर ये क्वाड ने रिसेंटली हैज एक्सप्रेस्ड इट्स सपोर्ट फॉर इंडियाज इनिशिएटिव ऑफ इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाइना का ये जो अग्रेशन है इन साउथ चाइना सी विथ हेल्प ऑफ 9-9 उसी को क्रिटिसाइज किया जाता है। भारत इतना क्यों प्रोएक्टिव है, भारत ने अलग से इनिशिएटिव क्यों लाया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया अंडरस्टैंड्स कि वंस चाइना इज एबल टू कंसोलिडेट इट्स क्लेम इन साउथ चाइना सी, जो वो अभी कर रहा है और अपने फुटप्रिंट को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लेगा इन साउथ चाइना सी, देन चाइना विल ट्राई टू एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट इन इंडियन ओशन, which will create a sort of security threat for India, existential threat for India. We don't want China to have similar kind of presence the way it has created its presence in South China Sea. We don't want it to have similar presence in Indian Ocean. We want Indian Ocean to remain backyard of Indian Navy. We want no major foreign power to have strong presence in Indian Ocean. We want to keep Indian Ocean free from any sort of conflict. तो भारत का स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट यहाँ पे है इन प्रिवेंटिंग द चाइनाज असर्शन ऑफ क्लेम इन साउथ चाइना सी। हम नहीं चाहते कि साउथ चाइना सी में उसका फुटप्रिंट स्ट्रांग हो, यहीं पे अगर उसको रोक देंगे तो नेचुरली उसका एक्सटेंशन इन इंडियन ओशन नहीं हो पाएगा। ऐसे अप्रोचेस को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक अप्रोच। स्ट्रैटेजिक जहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन होता है, जहाँ हम देख सकते हैं कि अगर अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो तो हमें सीधा सीधा हमारे इंटरेस्ट को हैम्पर नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसको रोका नहीं गया तो लॉन्ग रन में हमारे इंटरेस्ट भी हैम्पर हो सकते हैं। तो इस तरह के जो अप्रोचेज होते हैं उनको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक अप्रोच। अभी इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो भारत ने शुरुआत की है, इसके बारे में हम जुलाई महीने में ही 3 तारीख के न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमने देखा था। मैं फिर से उसको क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। दिस इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया in 2019 during East Asia Summit held in Bangkok. This Indo-Pacific Ocean Initiative has been started by India under its overall foreign policy of Sagar. Sagar, security and growth for all in the region is India's foreign policy with respect to Indian Ocean, जिसको अब एक्सपैंड करके महासागर बना दिया गया है। सागर जो अब महासागर बन चुका है, इसके अंतर्गत भारत का लक्ष्य है कि इंडियन ओशन कंट्रीज में, इंडियन ओशन के अंदर जो भी लिटोरल कंट्रीज हैं उसके साथ भारत एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करे और साथ ही साथ एक रूल बेस्ड ऑर्डर मेंटेन हो इंडियन ओशन में। तो अपने सागर इनिशिएटिव के अंतर्गत ही भारत ने लॉन्च किया है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। And since the goal of Indo-Pacific Ocean Initiative is to ensure rule-based order in Indian Ocean and Indian and Pacific Ocean and maintain a strong ties with the littoral countries of Indo-Pacific region, इस कारण से indirectly India keeps on condemning China's assertion in South China Sea. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
तो आई जस्ट वांटेड टू कवर दिस आईआर टॉपिक सो दैट आपकी एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए विथ रिस्पेक्ट टू इंडो पैसिफिक रीजन एंड इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव ऑफ इंडिया। इसके लिए मैंने ये टॉपिक कवर किया, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आंसर, अगर आप इस बार मेंस लिख रहे हैं तो आंसर अपना वेदा पोर्टल पे सबमिट कर सकते हैं। मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि सर अपर असम में फ्लड सिचुएशन के कारण हम लोग आंसर नहीं लिख पा रहे हैं और सबमिट नहीं कर पा रहे हैं वेदा पोर्टल पे। तो आपको घबराना नहीं है, आप बाद में भी आंसर्स अपने सबमिट कर सकते हैं। जब ये फ्लड सिचुएशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा तो उसके बाद भी आप बैक डेट के भी आंसर सबमिट करते हैं, नो नीड टू कर सकते हैं, नो नीड टू वरी, ठीक है ना। तो अभी ऑफ कोर्स आप अपना ध्यान रखिए, अपने आप को सेफ, अपने फैमिली को सेफ रखने पे। होपफुली एक वीक में या 10 दिनों में चीज़ें इंप्रूव होंगी, उसके बाद आप आंसर सबमिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया ओवर यूजिंग वॉच एंटीबायोटिक्स। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए वॉच एंटीबायोटिक्स क्या मामला है, इसको समझने के लिए एक बार हमें क्विकली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना होगा। यू सी माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोब्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिजीजेस लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स etc। अब इन माइक्रोब्स को किल करने के लिए जब भी हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाए तो हमें उस इन्फेक्शन से बचाने के लिए फिर हम जिन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं उनको कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स या एंटीबायोटिक्स। दिस एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू किल माइक्रोब्स। लेकिन कभी कभार होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे बॉडी के ऊपर ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ काम नहीं कर पाती, हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल नहीं कर पाती एंटीबायोटिक दवाइयाँ। ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की स्थिति बनती क्यों है? वाई सच सिचुएशन अराइजेस? उसके पीछे कुछ एक कारण है, जैसे कि इनकरेक्ट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। सी आपको मान लीजिए एक इन्फेक्शन हुआ, किसी इंसान को मान लीजिए टीबी का इन्फेक्शन हुआ, तो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया उसके पीछे कारण होता है टीबी के इन्फेक्शन के पीछे। अब डॉक्टर ने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की, एंटीबायोटिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की 6 महीने के लिए। आपको 6 महीने तक ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेनी है। रिफैम्पिसिन और इस तरह की कुछ दवाइयाँ होती है, रिफैम्पिसिन एंड ऑल, आइसोनियाजिड, इस तरह की कुछ दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की। 6 महीने तक आपको ये लेना है। नेचुरल सी बात है कि अब जब दवाइयाँ लेना शुरू करेगा वो इंसान, तो 3-4 महीने में वो पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करने लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर माइक्रोब्स मारे जाएंगे। लेकिन अभी 6 महीने तक दवाइयाँ लेनी थी, ऐसा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। कारण ये था कि 6 महीने में लगभग सारे माइक्रोब्स मारे जाएंगे, ऐसी उसकी अपना एक्सपीरियंस या साइंस की अंडरस्टैंडिंग बताती है। लेकिन 4 महीने में इंसान पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करने लगता है, फिर वो दवाइयाँ लेना बंद कर देता है। वैसी स्थिति में होता क्या है कि 90% तो माइक्रोब्स मारे गए हैं, लेकिन जो 10% माइक्रोब्स बच गए हैं, नेचुरली दे वेर स्ट्रॉन्गर देन अदर्स, दैट इज वाई दे सर्वाइव टिल द वेरी एंड। और उनको मारने के लिए आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया नहीं, आपको 2 महीने और दवाइयाँ लेनी थी, 6ठे महीने तक आपने लिया नहीं, जिस कारण से वो 10% माइक्रोब्स जो जनरली स्ट्रॉन्गर थे इन कंपैरिजन विथ अदर माइक्रोब्स, वो सर्वाइव कर गए। अब आपने दवाइयाँ लेनी बंद कर दी तो वो माइक्रोब्स वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी, और अब ये माइक्रोब जो नेचुरल तरीके से ज़्यादा पावरफुल थे उनकी संख्या वापस से बढ़ेगी, तो वो इंसान वापस से बीमार पड़ेगा। और उस केस में जब पुरानी दवाइयाँ जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ उसको दोबारा से दी जाएंगी, तो हो सकता है कि वो एंटीबायोटिक दवाइयाँ उन माइक्रोब्स के ऊपर अब काम ना करे, क्योंकि वो माइक्रोब्स पहले से नेचुरली स्ट्रांग थे और साथ ही साथ थोड़ा म्यूटेट कर गए। तो उस स्थिति में फिर अब वो दवाइयाँ काम ना करें, और ऐसी स्थिति को कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वेयर फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव ऑन द पेशेंट। तो सबसे बड़ा कारण होता है इनकरेक्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स। इसके पीछे कारण ये है कि बहुत बार डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया जो कोर्स, हम वो कंप्लीट नहीं करते, या दूसरा अपने मर्जी से जाकर के लोकल फार्मासिस्ट से हम एंटीबायोटिक्स ले लेकर के खरीद लेते हैं, जब हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं भी है। मान लीजिए कि हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ और उस केस में एंटीबायोटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है,
एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। वायरल इन्फेक्शन में भी लोग जाकर के एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ खरीद खरीद के खा लेते हैं, या फार्मेसी वाले से पूछते हैं कि बताओ क्या क्या मैं करूं, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, और फार्मेसी वाला फिर एंटीबायोटिक दवाइयाँ दे देता है। तो दीज कलेक्टिवली दीज एक्शंस दैट वी टेक इन जनरल, कि अपने एंटीबायोटिक्स के कोर्स को कंप्लीट ना करना, या फिर ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स खरीद करके खा लेना, दीज कलेक्टिवली आर नोन एज इनकरेक्ट यूजेस या डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एक्सेसिव प्रोफाइलेक्टिक यूज होता है भारत के अंदर। प्रोफाइलेक्टिक मतलब प्रिवेंटिव यूज। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारी गलती से ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, बहुत बार डॉक्टर्स भी रादर देन गोइंग फॉर प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स, टेस्ट करके देखने के बजाय कि इंसान को वायरल फीवर है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, वो उनको एंटीबायोटिक्स दवाइयां भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ये सोचते हुए कि वायरल होगा तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा 5-6 दिनों में, अगर कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा। या फिर वो कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इस तरह के पॉसिबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए लोग पहले से ही एंटीबायोटिक्स दवाइयां कुछ खा लेते हैं। सच यूज ऑफ मेडिसिन आर नोन एज प्रोफाइलेक्टिक यूज, वेयर द फोकस इज ऑन प्रिवेंटिंग पॉसिबल इन्फेक्शन, एंड दीज प्रोफाइलेक्टिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो हाई इन आवर कंट्री। अब जब आप एंटीबायोटिक दवाइयां लेंगे, जब आपको जरूरत नहीं है तब भी बॉडी के अंदर वो एंटीबायोटिक दवाइयां जब जाएंगी, तो बॉडी के अंदर छोटे मोटे ऐसे माइक्रोब जो काफी दिनों से डॉर्मेंट थे आपके बॉडी के अंदर, उन माइक्रोब्स को भी एंटीबायोटिक दवाइयां जगा देती हैं। आप जब आराम से बैठे हैं तो आप अग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन आपसे कोई लड़ने लगेगा तो आप अग्रेसिव हो सकते हैं, और जब एक बार आप अग्रेसिव हो जाएंगे तो आसपास में और ज़्यादा उत्पात मचाएंगे। तो वैसे ही कई सारे माइक्रोब्स जो आराम से डोरमेंट स्टेज में बैठे हैं बॉडी के अंदर, और अननेसेसरी जब एंटीबायोटिक्स बॉडी के अंदर जाता है तो माइक्रोब्स भी एग्रेसिव या एक्टिव हो जाते हैं। तो एक्सेसिव प्रोफाइलेक्टिक यूज जहाँ पे जरूरत नहीं है, फिर भी फ्यूचर में पॉसिबल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए जब एंटीबायोटिक्स लिया जाता है, दैट कैन ऑल्सो लीड टू एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन लाइफ स्टॉक, अलग अलग लाइफ स्टॉक्स में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया गया और उनको इंसानों ने कंज्यूम किया, तो अनइंटेंडेड तरीके से एंटीबायोटिक्स इंसानों के शरीर में आ गए, और ये एंटीबायोटिक्स अगेन बॉडी के अंदर डॉर्मेंट माइक्रोब्स को जगा सकते हैं। रिलीज ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है वो आसपास के लोकल बॉडीज में मिल जाता है, वाटर बॉडीज में, और उसमें खूब सारा एंटीबायोटिक्स भी मिक्स हो सकता है, और वो एंटीबायोटिक्स फिर अगर किसी ने ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू कंज्यूम कर लिया तो बॉडी के अंदर अनइंटेंडेड एंटीबायोटिक्स आ सकते हैं, एंड विच कैन कॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक गंभीर समस्या के तौर पे निकल करके आ रही है हमारे देश के अंदर। कई सारे लोगों को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है, और उनके ऊपर फर्स्ट लाइन या सेकेंड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहा है। भारत के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के केसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और उससे रिलेटेड डेथ्स भी हो रही हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के राइज को कर्ब करने के लिए भारत सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2013 लाया गया। 2013 में ये इनिशिएटिव लाया गया, जिसके अंतर्गत लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा टेस्टिंग लैब्स वगैरह बनाए गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि डायग्नोस्टिक्स के बेसिस पे ही सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग लैब्स और फ्री डायग्नोस्टिक्स की सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि डायग्नोसिस के बेसिस पे ही दवाइयाँ दी जाए, तभी दवाइयाँ दी जाएं एंटीबायोटिक जब सच में ज़रूरत हो। तो ओवरऑल दिस नेशनल एक्शन प्लान on antimicrobial resistance is based on the concept of One Health approach. One Health approach basically aims at the idea that health of humans, animals, and plants around us, all of us are integrated. And अगर मान लीजिए कि कोई माइक्रोब है हमारे सराउंडिंग में, उस माइक्रोब को अननेसेसरी अगर हम म्यूटेट करने पे फोर्स ना करें एंटीबायोटिक्स लेकर के, या लाइफ स्टॉक्स में एंटीबायोटिक्स डाल करके, तब तक वो माइक्रोब हमें बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। लेकिन अगर हम अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स करेंगे, माइक्रोब्स में ऑल्सो म्यूटेट एंड देन दे कैन हैव इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ एज वेल। बेसिकली नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो 2013 में ही लाया गया, इसमें मेन लक्ष्य है कि सरकारी अस्पतालों में हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डायग्नोस्टिक सर्विसेज अवेलेबल कराए जाए, साथ ही साथ लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन ना करें। इंडिया रेड लाइन कैंपेन भी लेकर के आई भारत सरकार, जिसके अंतर्गत
एंटीबायोटिक दवाइयों के पीछे ऐसा रेड लाइन लगा रहता है। जिन दवाइयों के पीछे ऐसा रेड लाइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उन दवाइयों को फार्मेसी वाले बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेच सकते, ये रूल है। वो बात अलग है कि फार्मेसी वाले फिर भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच देते हैं, बट रेड लाइन कैंपेन का मतलब है कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि रेड लाइन वाली जो दवाइयां हैं दे कैन बी सोल्ड ओनली अलोंग विथ अ प्रिस्क्रिप्शन। कोलिस्टिन पे बैन लगा दिया फॉर इट्स यूज इन एनिमल्स, फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। Food Safety and Standard Authority of India prohibited use of colistin on food producing animal. Colistin is a antibiotic used for humans only. Mainly ICU infections वगैरह के केस में कोलिस्टिन का इस्तेमाल किया जाता है। इनका जानवरों में इस्तेमाल को रोक दिया गया है, ऐसे जानवर जिनका कंजम्पशन ह्यूमन करते हैं, जिनके प्रोड्यूस का कंजम्पशन ह्यूमन करते हैं, ताकि कोलिस्टिन जानवरों के थ्रू इंसानों के अंदर ना जाए। अब हम लोग करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। लैंसेट नाम की एक जर्नल है मेडिकल फील्ड की, जिसने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के अंदर वॉच कैटेगरी की एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है। अब वॉच कैटेगरी क्या होता है एंटीबायोटिक्स का, वो समझते हैं। देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एंटीबायोटिक्स को 3 मोटे मोटे कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक्सेस कैटेगरी, वॉच कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी। कलेक्टिवली इनको कहा गया है अवेयर क्लासिफिकेशन। एक्सेस कैटेगरीज आर द फर्स्ट चॉइस एंटीबायोटिक्स फॉर कॉमन इन्फेक्शन। छोटे मोटे इन्फेक्शन हो गए, सर्दी खांसी जुकाम, तो उसमें एक्सेस कैटेगरी का एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करना चाहिए। इनके इस्तेमाल से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने की संभावना कम रहती है। जब उससे ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो तो वॉच कैटेगरी का एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी का एंटीबायोटिक्स शुड बी अ लास्ट रिजॉर्ट। जब बाकी तमाम जो एंटीबायोटिक्स हैं वो काम ना करें या फिर इंसान मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन फेस कर रहा है, तो रिजर्व कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होना चाहिए। तो WHO के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ज्यादातर केसेस में अगर किसी भी देश में जितने भी एंटीबायोटिक्स के कंजम्पशन हो रहे हैं, उसमें से 60% जो है वो एक्सेस कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स होने चाहिए। लेकिन भारत में उल्टा हो रहा है। भारत में जितने भी एंटीबायोटिक्स कंज्यूम होते हैं उसमें सिर्फ 27% ही एक्सेस कैटेगरी के हैं, 57% वॉच कैटेगरी के हैं। ऐसा ये लैंसेट रिपोर्ट कहता है। मतलब भारत में डॉक्टर जो हैं वो सेकंड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं जब जरूरत नहीं है तो भी, WHO के रिकमेंडेशन से विपरीत जा करके। WHO कहता है कि इसका 60% कंजम्पशन होना चाहिए ओवरऑल जितना भी एंटीबायोटिक्स यूज हो रहा है उसमें, और हमारे यहाँ पे ये वॉच कैटेगरी लगभग 57% कंज्यूम हो रहा है। साथ ही साथ ये लैंसेट रिपोर्ट ये भी कहता है कि 55% ऑफ एंटीबायोटिक्स आर यूज फॉर प्रोफाइलेक्टिक पर्पस, मतलब प्रिवेंटिव पर्पस, जहां जरूरत नहीं है तो भी वहां इस्तेमाल हो रहा है। एंड दैट इज द कंसर्न बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ वॉच एंटीबायोटिक्स एंड प्रोफाइलेक्टिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, भारत के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड रिलेटेड डेथ्स आर ऑन द राइज। और ये रिपोर्ट सजेस्ट करता है कि इंडिया शुड क्रिएट एन इकोसिस्टम वेयर unnecessary watch antibiotics should be replaced with excess antibiotics wherever appropriate and inappropriate prophylactic use को हमें prevent करना चाहिए। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है रिगार्डिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उसके लिए क्या क्या इश्यूज हैं और क्या स्टेप्स ले रही है भारत सरकार। आपसे अगर पूछा नहीं भी है तो भी कुछ रिसेंट डेटा या फैक्ट है आपके पास तो उसका जिक्र आप कर सकते हैं। तो जैसे इस केस में आप लैंसेट के इस रिपोर्ट का जिक्र कर सकते हैं, अवेयर क्लासिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं इन द आंसर। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नॉन एनिमल टेस्टिंग मेथड। साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, GS पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन। देखिए, नॉन एनिमल टेस्टिंग मेथड क्या होता है। ये साइंटिफिक मेथड है जिसमें सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिसिन्स are experimented on some other things but not on live animals। जनरली क्या होता है समझिए, अगर कोई भी नई दवाई बनाई गई, अब वो दवाई इफेक्टिव है या नहीं है वो जानने के लिए पहले उनको टेस्ट करना होता है, और टेस्ट करने में जनरली उन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है ऑन एनिमल्स लाइक रैट्स, डॉग्स, मंकीज। तो इस तरीके के टेस्टिंग मेथड को कहा जाएगा एनिमल टेस्टिंग मेथड। लेकिन अब
ऐसे ऐसे भी टेस्टिंग मेथड्स आ रहे हैं जिनमें एनिमल्स के ऊपर नई दवाइयों की एफिकेसी को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है. सच अप्रोचेस आर नोन एज नॉन एनिमल टेस्टिंग मेथड. अब नॉन एनिमल टेस्टिंग मेथड के कुछ नए तरीके जैसे इमर्ज हो रहे हैं. उसमें है ऑर्गन ऑन चिप. तो इस तरीके का माइक्रोचिप होता है जिसपे ह्यूमन सेल्स, छोटे छोटे ह्यूमन सेल्स रखे जाते हैं अलग अलग सेगमेंट में. दीज ह्यूमन सेल्स मिमिक ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक लंग और लीवर. तो छोटे छोटे ह्यूमन सेल्स तो निकाले जा सकते हैं बिना मेजर डैमेज किए किसी भी इंसान को, और ह्यूमन सेल्स को इसमें प्लेस करके उन पे टेस्टिंग की जा सकती है. वैसे तरह के नॉन एनिमल टेस्टिंग मेथड को कहा जाता है ऑर्गन ऑन चिप मेथड टेस्टिंग. दूसरा है ऑर्गेनॉइड. इंसानों के सेल्स, छोटे थोड़े थोड़े सेल्स लेकर के लैब में मिनिएचर ह्यूमन ऑर्गन्स डेवलप किए जा सकते हैं. जैसे लंग्स का छोटा सा हिस्सा लेकर के स्मॉल लेवल पे लंग्स को ग्रो किया जा सकता है. लीवर का छोटा सा हिस्सा लेकर के स्मॉल लेवल पे लीवर ग्रो किया जा सकता है. इस तरह के जो छोटे छोटे ऑर्गन्स ग्रो किए जाते हैं लैब में उनको कहा जाता है ऑर्गेनॉइड्स, और उनके ऊपर फिर टेस्टिंग की जा सकती है. ह्यूमन के स्टेम सेल से अलग अलग ऑर्गन्स बनाए जा सकते हैं और उनके ऊपर टेस्टिंग की जा सकती है. दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉन एनिमल टेस्टिंग मेथड. उसके अलावा कंप्यूटर मेथड्स कंप्लीटली, इनको कहा जाता है इन सिलिको, जिसमें एआई या कंप्यूटर सिमुलेशंस के मदद से दवाइयों का इफेक्टिवनेस टेस्ट किया जाए. तो कंप्यूटर में बेसिकली हम अलग अलग इनपुट डालेंगे कि ये दवाइयाँ जो पहले टेस्ट हो चुके हैं उन टेस्ट के रिपोर्ट्स डालेंगे, और उन टेस्ट्स के रिपोर्ट के बेसिस पे एआई जो है वो हमें प्रेडिक्ट करके बता देगा कि ये जो नई दवाई हमने डेवलप की है वो इन बीमारियों पे इफेक्टिव होगी या नहीं. तो इसको कहा जाता है इन सिलिको मेथड, सिमुलेशन ऑन कंप्यूटर्स मेथड. अब ये जो ओवरऑल ये नॉन एनिमल टेस्टिंग मेथड्स हैं, इनका फायदा ये है कि दे आर मोर एक्यूरेट, क्योंकि इसमें ह्यूमन बायोलॉजी पे सीधा सीधा टेस्ट हो रहा है. एंड दे ऑफ कोर्स रिड्यूस द नीड ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन. इसका अगर एथिकल एस्पेक्ट से इस पूरे इशू को हम देखें तो इसके फायदे ये हैं कि अनड्यू unnecessary animal suffering will be reduced because of NAM, non-animal testing method. Otherwise, rats, rabbits, dogs, monkeys were subjected to a lot of pain and suffering during the trials of several drugs and vaccines. एक टर्म सीख सकते हैं आप जो एसए में या एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीसिज्म. स्पेसीसिज्म, स्पेसीजियम, ठीक है. प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो यू विल बी एबल टू pronounce it better. Specism, specism. This concept of specism has been given by Peter Singer. This concept of specism says that discrimination against animals solely because they belong to different species is unethical. Just because वो थोड़े कम इंटेलिजेंट हैं उनके ऊपर हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं, इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्पीसीजम. इट इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. मतलब स्पेसिज्म is itself a discrimination, and the act of testing on animal is an act of speciesism which should be avoided. ओवरऑल अगर हमने जो एथिक्स में पढ़ा हुआ है अपने क्लास के अंदर, दो मोटे मोटे अप्रोच फॉर टेस्टिंग एनी एक्शन वेदर इट इज एथिकल और नॉट. तो एक तो है डिओंटोलॉजिकल अप्रोच ऑफ इमानुअल कांट और दूसरा है यूटिलिटेरियन अप्रोच. कांट का जो डिओंटोलॉजिकल अप्रोच है उसके अंदर कैटेगोरिकल इंपरेटिव है, मतलब मोरल रूल्स. उसमें एक इंपॉर्टेंट मोरल रूल है यूनिवर्सलिटी की, दूसरी है रेसिप्रोसिटी की. अगर यूनिवर्सलिटी और रेसिप्रोसिटी के एस्पेक्ट से हम इवैल्यूएट करें एनिमल टेस्टिंग मेथड को, कि एनिमल्स के ऊपर जो दवाइयाँ टेस्ट कर रहे हैं क्या ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सली जस्टिफाइड है, तो हमें समझ आएगा नो, इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड, क्योंकि इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ सफरिंग फॉर एनिमल्स. दूसरा, इज इट रेसिप्रोकल इफ एनिमल्स वुड डू द सेम thing to us if they were more intelligent and they were able to have control over us, then would we justify it? Again answer is no. So every sentient being, जो भी जीव है, it has intrinsic value and should be treated as end in itself, not merely as means to higher end. So कांट के आइडियाज को अगर हम काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से अप्लाई करें तो आंसर ये आएगा कि एनिमल टेस्टिंग मेथड इज मोरली रॉन्ग.
we are using these animals who are sentient being for some end, and end based actions are not justifiable. If any action cannot be universal, it cannot be justifiable. So deliberately inflicting suffering on sentient being for human benefit, it cannot be morally universalized. तो कांटियन पर्सपेक्टिव से तो एनिमल टेस्टिंग इज कंप्लीटली अनएथिकल। यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए आउटकम के बेसिस पे, तो ऑफ कोर्स इट कैन बी जस्टिफाइड, बिकॉज कुछ एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है और फिर हजारों लाखों लोगों की जान बचाई जाती है। तो पेन मिल रहा है कुछ लोगों को, लेकिन कई कुछ जानवरों को, लेकिन ज़्यादातर लोगों को प्लेजर मिल रहा है। तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो यूटिलिटेरियन जस्टिफिकेशन है फॉर एनिमल टेस्टिंग। बट ऑफ कोर्स नॉन एनिमल मेथड टेस्टिंग में तो यूटिलिटेरियन जस्टिफिकेशन भी है और कैटेगोरिकल जस्टिफिकेशन भी है ऑफ इमानुअल कांट। यूटिलिटेरियन थिंकर्स भी लेकिन क्रिटिसाइज करते हैं दोज एक्टिविटीज जहाँ पे जैसे लग्जरी आइटम्स बनाए जाते हैं, जानवरों के स्किन से लग्जरी बैग्स बनाए जाते हैं, कॉस्मेटिक्स बनाए जाते हैं। सच एक्शंस आर ओनली लीडिंग टू पेन, नॉट मीनिंगफुल प्लेजर। कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं मुझे प्लेजर मिल रहा है, ये लग्जरी बैग जो प्योर लेदर से बना है, बट दैट इज नॉट मोरल प्लेजर, नॉट मीनिंगफुल प्लेजर। तो यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से भी इफ एनिमल सफरिंग इज बीइंग इन्फ्लिक्टेड फॉर सम लग्जरी आइटम्स, then that action cannot be justified from the principle of greatest happiness to greatest number। तो इस तरीके से ये वाला जो आइडिया है, इसको आप इन्वायरमेंटल एथिक्स पे अगर कोई प्रश्न आ जाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं एनिमल टेस्टिंग एंड नॉन एनिमल टेस्टिंग मेथड पे का जो कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स, अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 4 एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये भी पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही है। एनिमल के अगेंस्ट क्रूएलिटी को रिड्यूस करने के लिए एक रिसेंट इनिशिएटिव लिया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज लॉन्च्ड निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स। इसमें क्या किया है एनएसई ने कि एनएसई के अंदर जो लिस्टेड टॉप 500 कंपनियां हैं, उनमें से ऐसी कंपनियां जो किसी भी तरीके की एनिमल क्रूएलिटी को अवॉइड करती हैं ड्यूरिंग देयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विसेज, ऐसी कंपनियों की एक अलग से लिस्ट बनाई है और उनका मार्केट कैपिटल का एक इंडेक्स रिलीज करेगा। जैसे सेंसेक्स कैसे है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 कंपनियों का इंडिकेटर है उनके मार्केट कैपिटल का। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनियों का मार्केट कैपिटल का इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर को देख करके जब वो ऊपर बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स को एक तरीके से इंकरेजमेंट मिलता है टू मेक इन्वेस्टमेंट इन दीज कंपनीज जिनके ऊपर वो इंडिकेटर बना। तो बेसिकली इंडिकेटर्स स्टॉक मार्केट्स इसलिए बनाते हैं टू इनकरेज द इन्वेस्टर्स टू मेक इन्वेस्टमेंट इन दोज कंपनीज। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टॉप 500 कंपनियां हैं, उनमें वो कंपनियां जो अहिंसा के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करती हैं, एनिमल क्रूएल्टी फ्री प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं, उन कंपनियों के मार्केट कैपिटल को लेकर के एक इंडिकेटर बना रही है। उस इंडिकेटर का नाम है, इनफैक्ट ये बन भी चुका है, 10 जुलाई को लॉन्च हो चुका है। उस इंडिकेटर का नाम है निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स। एम है टू enable encourage investors to invest in those companies that do not engage in animal cruelty, whose business practices are aligned with the principle of ahimsa. It is in fact India's first stock market index to focus on animal welfare. ओवरऑल जो ESG का फ्रेमवर्क है, देखिए जो भी स्टॉक मार्केट्स हैं जैसे बॉम्बे स्टॉक मार्केट या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ये लोग जो हैं उन कंपनियों को प्रमोट करते हैं इम्प्लिसिटली इनडायरेक्टली जो इन्वायरमेंट रिलेटेड या सोशल या ओवरऑल गवर्नेंस रिलेटेड फेवरेबल एक्शंस लेते हैं। तो इनको कलेक्टिवली कहा जाता है ESG फ्रेमवर्क, इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो ऐसी कंपनियों के लिए अलग अलग ये लोग इंडेक्स पब्लिश कराते हैं जो ESG में से किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या तीनों सेगमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पे भी, सोसाइटी पे भी और ओवरऑल गवर्नेंस पे भी। तो आप कह सकते हैं कि ESG फ्रेमवर्क को सपोर्ट करते हुए ही NSE ने ये निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स लॉन्च किया है। दिस निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स इज बेसिकली फोकसिंग ऑन द इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। एनिमल्स के ऊपर अननेसेसरी क्रूएलिटी इन्फ्लिक्ट नहीं की जा रही है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
आरबीआई ऑफ इंडिया इशू ऑल बैंक नोट्स इंक्लूडिंग ₹1, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि ₹1 का नोट भारत सरकार रिलीज करती है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। करेंसी नोट डिजाइन इन इंडिया, आरबीआई proposes न्यू डिजाइन बट फाइनल अप्रूवल कम्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कस्तूरी कॉटन ब्रांडिंग, क्वालिटी एश्योरेंस एंड ट्रेसिबिलिटी के लिए QR कोड बेस्ड ये मेथड है, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉटन कल्टीवेशन से रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट सीधे सीधे सही हैं। यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन में यहां जाकर के सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन प्लस 5 आवर्स 30 मिनट है। रैबिट टेक्नोलॉजी हाईली एक्यूरेट टाइम सिंक्रोनाइजेशन ओवर नेटवर्क। क्यू क्यू डेंगा लाइव एट्यूनेटेड टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है। DNA रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बना है, भारत का पहला डेंगू अप्रूव्ड वैक्सीन है। सही बात है। सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।